चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। तो सेशन का पर्पस आपको टैगलाइन से ही क्लियर होगा कि हमें पीएसआर ऑप्शनल में नेक्स्ट मानकर चलिए 70 डेज, 3 महीने, लेकिन मानकर चलिए कि 70 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है और लग रहा है कि 80 प्लस स्कोर आ रहा है? जस्ट मेंशन मी। ठीक है, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है लेकिन लग नहीं रहा है कि 80 प्लस स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो मेंशन यस। ठीक है, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं दिया है एंड दे आर इन दिस सेशन सो दैट दे कैन नो पीएसआर ऑप्शनल बेटर कि एक्चुअली यूजुअल मतलब एवरेज स्कोर ये है लेकिन हमें 310 प्लस स्कोर करना है, तो व्हाट स्पेशल वी नीड टू डू इन कमिंग डेज। अगर आप इस वजह से जस्ट मेंशन वाई ए वाई सो दैट आई एम बिट क्लियर कि ठीक है। ठीक है, कोई ऐसा भी है यहाँ पर जिसने पीएसआर ऑप्शनल अभी शुरू ही नहीं किया है एंड दे आर इन दिस सेशन? जस्ट मेंशन HOLA, होला। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, इस सेशन का पर्पस मैंने बताया कि हमें थोड़ा सा स्पेशल वाले एस्पेक्ट पर बात करनी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स वो हैं इस सेशन में जो कि इस बार मेंस देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हर किसी को वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने बेसिक्स कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, तो दे नीड स्पेशल फोकस ऑन सर्टेन पॉइंट्स। तो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन, बाकी क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार पीएसआर से वास्ता कर रहे हैं। तो देखिए 240 से 250 ये एक एवरेज स्कोर आता है पीएसआर ऑप्शनल में। ठीक है, लेकिन 310 प्लस अगर आपको लाना है तो हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बेसिक्स, बेसिक्स तो वही है जो आप सबको पता है, क्या? कंप्लीशन करो सिलेबस का, राइट? वो स्ट्रेटजी नहीं चलेगी कि कुछ यूनिट्स को कर लिया कुछ यूनिट्स को छोड़ दिया, नहीं। क्योंकि यूपीएससी जो ऑप्शन सेट करती है कई बार ऐसे करती है कि आपने सोचा था कि मैं इस यूनिट को छोड़ दूंगा, इतना प्रैक्टिस नहीं करूंगा, आंसर थीम प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब हमें कंप्लीट सिलेबस करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, कोई एक सोर्स फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी क्रक्स नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, एक सोर्स के मल्टीपल रिवीजन करने हैं। देखो, हमें स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है दैट इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्मॉल स्टेप्स। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि यार इस पे ध्यान दो। दो चीजें हैं, दो मंत्रा है, SS और RR। अगर आपने इसको अपनी तैयारी में रख लिया, PSR क्या GS में भी आपको हेल्प करेगा। अल्टीमेटली जब कंपोजिट आपका स्कोर अच्छा होगा तभी तो मेरिट में आएगा। SS का मतलब क्या है? आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन PSR के रेफरेंस में। रिविजन इज योर रिलीजन। अगर मैं कभी क्लास में पूछता हूँ यार रिलीजन फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और उसी कंटेंट को उठाना है जिसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। तो जो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको रेफर करो, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड बुक्स को ऑलरेडी कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है, और लास्ट मिनट पे अगर किसी के पास अब प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है आपको और अब आप मेंस देने जा रहे हो, तो उसके लिए तो हमें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, अभी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है थर्ड, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अक्रॉस द सिलेबस, राइट? जैसे कि वी आर रेडी। तो यार ये तो बेसिक चीजें हैं जो करते ही हैं, लेकिन अब एड ऑन पे बात करते हैं। ठीक है, देखो, आपको ना पीएसआर ऑप्शनल के नेचर पता होना चाहिए, तो आप स्कोर को बूस्ट कर पाओगे। देखो, पेपर 1 पेपर 2 डिवाइडेड है। पेपर 1 में आपका जो पार्ट है, मैं यहां पर इसको एलेबरेट कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। पेपर 1 का जो सेक्शन ए है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं TTI में।
ठीक है, सबको पता है। टी से क्या है? थिंकर। थिंकर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। अब वेटेज सोचो कितनी है, रफली 50 मार्क्स के आसपास वेटेज इसकी है, इसकी 35 से 40 मार्क्स। ठीक। WPT में हमारे पास 10 टॉपिक है। ठीक है, अब जैसे 10 टॉपिक में भी आइडेंटिफाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मार्क्स है और यहाँ पर आई में है आइडियोलॉजीज, तो अब वो टाइम आ गया है कि अब हम चैप्टर्स को रिवाइज ना करें। ठीक है, नेचर समझे कि यार ये वाला जो पार्ट है ना ये स्टैटिक है, और स्टैटिक पार्ट है तो यार मेरे पास ना कुछ हेडिंग्स तैयार होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैंने मार्क्स को पढ़ा है तो मार्क्स में जो थियरी है वो मेरी तैयार होनी चाहिए, उसी का जो यूज आइडियोलॉजी में है तो वो भी यही तैयार हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब हमें अपने सिलेबस को ना रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो भी टॉपर्स होते हैं दे सिंप्लीफाई थिंग्स, जो मैंने आपको कहा ना, यू हैव टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करो उस पर्टिकुलर पोर्शन का नेचर और उसका इंटरलिंकेज किससे है, जिससे कि आप कंसाइज करके उसको एक साथ रीड कर सको। समय बचाना है हमें। प्लस जैसे मैंने कहा कि स्टैटिक है मेजरली, लेकिन यहां पर भी अपने आंसर में ना कुछ एक्स फैक्टर डालने पड़ेंगे, और वो एक्स फैक्टर ऐसा नहीं रैंडमली वहां आएंगे, यही तैयार करने पड़ेंगे हमें। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये है थियरी पार्ट, तो TTI का मतलब क्या? थिंकर, थियरी और आइडियोलॉजी। थियरी वाले पार्ट को ओपन कर लेते हैं। थियरी वाले पार्ट में जैसे कि स्टेट है, और स्टेट के अंदर एक सब टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब चैप्टर को ओपन करोगे ना तो ये टॉपिक मिलेगा सिलेबस को, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोवरेनिटी ऑफ स्टेट। अब यार सबके पास ना वही कंटेंट पड़ा हुआ है, वही मार्केट में, वही बुक्स में बच्चे उसी को रट रहे हैं और सोच रहे हैं उससे फिर हमारे 250 260 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा स्कोर। वो इसलिए ही नहीं जा रहा क्योंकि सब उसको लिख रख सभी लोग उसी को लिख रहे हैं। तो जो एग्जामिनर बैठा है उसको चाहिए स्टैंड आउट करने वाला आंसर। अगर वो 15 से 20 सेकंड दे रहा है उस पर्टिकुलर आंसर में, कुछ देख रहा है स्टार्टिंग के पार्ट को इंप्रेस करना है, तो हमें पर्टिकुलर पर्टिकुलर थीम्स पे ना कुछ एक्स फैक्टर वाली चीजें रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा यार ये वाला पार्ट स्टैटिक है, अब स्टैटिक हुआ तो क्या हुआ? अगर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोवरेनिटी ऑफ स्टेट अभी कंटेम्प्रेरी डिबेट में कुछ है न्यूज में, तो यार हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम हुआ है, कम हुआ है, तो फिर यूएस से WTO के जो पॉलिसीज हैं फ्री मार्केट की उसके अगेंस्ट कैसे जा रहा है, कैसे वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अपना रहा है? भाई प्रेजेंट में टैरिफ वॉर वॉर के बारे में कितने लोगों ने सुना है? अरे ट्रम्प टैरिफ वॉर, यस और नो? और ट्रम्प टैरिफ वॉर का मतलब क्या है? कि ये यूएस की स्टेट ने डिसीजन लिया है और यूएस की स्टेट की पावर इससे शो हो रही है, और इससे ग्लोबलाइजेशन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इससे स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यू आर नॉट बाउंड बाय द इंटरनेशनल रूल्स व्हिच आर मेड बाय दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। भाई सबने सुना है ना, यस और नो? तो भले ही हम पेपर 1 सेक्शन ए थियरी का टॉपिक स्टेट, स्टेट का सब टॉपिक सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का सब टॉपिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोवरेनिटी ऑफ स्टेट से आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन हम अगर उसमें ऐसा कनेक्शन बना देंगे तो इवेल्युएटर को क्या लगेगा कि भाई आपकी जो नॉलेज है वो अप्लाइड नॉलेज है, आपने केवल नोट्स का रट्टाफिकेशन नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? और ये अप्लाइड नॉलेज ऑलरेडी मैं आपको अलग से सप्लीमेंट्री को जो कंटेंट आपको वीकली बेसिस पे देता हूँ ना, छोटा सा कंपाइलेशन PSR पल्स, उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो लोग रेफर कर रहे हैं वो स्कोर ला रहे हैं, और आपको भी यही करना है। बात समझ में आ रही है? और अब ये थॉट कैसे आएगी हमें कि कहाँ ऐसी चीजों को यूज करना है? कितने लोगों के मन में ये सवाल आया? जस्ट मेंशन मी। भाई साहब ये आपके ना रिफ्लेक्सेस में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपको सिलेबस की समझ बन जाएगी, नेचर
अंडरस्टैंड करना है हर एक सेक्शन में कहां यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, ट्रिक बताऊं आपको। सबसे ज्यादा इंटरलिंकेज का जो स्कोप है वो थियरी में है, थिंकर में नहीं है, आइडियोलॉजी में कुछ जगह है। मतलब थिंकर में केवल कहां हो सकता है, जैसे चाणक्य है। आप सब ये ट्रेंड देख रहे होंगे कि चाणक्य इज बिकमिंग फेवरेट ऑफ आवर गवर्नमेंट, यस और नो? मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इज मेंशनिंग चाणक्य, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज मेंशनिंग चाणक्य। फिर हमारे सीओएस के ऑफिस में पीछे जो पेंटिंग है उसको चेंज किया गया, उसमें चाणक्य। और आपके सिलेबस में चाणक्य इन आईपीटी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो भाई चाणक्य को सिंसियरली लेना है, राइट? और यहां पर एक्स फैक्टर कैसे डालेंगे? करंट के कुछ एप्लीकेशन से। ये एप्लीकेशन विद कि चाणक्य को हम ऑफेंसिव रियलिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफेंसिव रियलिज्म भले ही आप पेपर 2 सेक्शन ए में पढ़ रहे हो, की कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हो, लेकिन यहां पर इंटरलिंक करोगे क्योंकि चाणक्य इज ऑल्सो रियलिस्ट एंड चाणक्य का जो एप्लीकेशन है वो इंडिया करंटली यूज कर रहा है। तो देखो इस तरीके से आपके आंसर स्टैंड आउट करेंगे, चाहे आप उत्कर्ष ऑल इंडिया रैंक 5 की स्ट्रेटेजी देखोगे, रैंक 19 की स्ट्रेटेजी देखोगे, 74 जिस रैंक 18 अनन्या दास, किसी की भी स्ट्रेटेजी देखोगे, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने समझा कि यार अपना आंसर स्टैंड आउट करना पड़ेगा। यूपीएससी की जो नीड है वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आंसर से अलग है, ठीक है, और इससे उनको रिजल्ट मिला है। तो ट्रिक क्या बताया मैंने? यार जो थिंकर न्यूज में उसका इंटरलिंकेज तो बनता है करंट से, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन टाइप। थ्योरी वाले पार्ट में आपका जस्टिस में कनेक्शन बन सकता है आज के एप्लीकेशन से, जैसे रॉल्स थ्योरी जस्टिस में जो एलईडी है, ये ट्रिक मैं आपको वहां पर बताता हूँ, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आज दिखता है हमें अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज में। तो वहां पर भी मैं कोर्स में आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसको ना अलग से स्टार करके हाईलाइट कर लो कि यार ये अपने आंसर में एक्स फैक्टर लाएगा। ऐसे ही आपका जस्टिस में बताया डेमोक्रेसी। अब आपको क्या लग रहा है, मतलब डेमोक्रेसी से कौन सा क्वेश्चन आएगा? डेमोक्रेसी से कुछ ऐसी थीम से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि जब वो डेमोक्रेसी की थ्योरी पर पूछेगा तो जरूरी नहीं कि मैकफर्सन से ही पूछेगा, वो मैकफर्सन के कुछ एप्लीकेशन से क्वेश्चन बना सकता है। तो सोचो कि यार हाँ, मैकफर्सन ऐसा पर्सन है जो चाइना को भी एक डेमोक्रेसी बता रहा है, और इस समय पर चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी प्रूव करता रहा है, और इस समय पर कई ऐसे देश हैं जो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भले ही अंडरस्टैंडिंग हमारी पेपर 2 की, बट ये पेपर 2 की अंडरस्टैंडिंग हमारे पेपर 1 में यूज आ रही है। तो दिस इज द वे वेयर वी शुड बिल्ड द कनेक्शन। ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। मेन बात है, सुन लिया आपने, समझ में आ गया, लेकिन याद नहीं रहा तो क्या होगा? क्या होगा फिर? देखो, पेपर 1 250 मार्क्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इन जनरल स्टैटिक है, ईटीआई, ठीक। मैंने आपको बताया यार थिंकर के कुछ टॉपिक और आइडियोलॉजी के कुछ टॉपिक, इसको हम रिवाइज कर सकते हैं साथ में टुगेदर, सेव टाइम प्लस शार्पन योर इंटरलिंकेज। दो फायदे होंगे आपको इससे, ठीक है, इस वाली एक अप्रोच से, ठीक है। फिर इसके बाद जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें मैंने बताया कि करंट का इंटरलिंकेज करोगे तो एक्स फैक्टर बनेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया, जस्टिस में लिखते रहना, ये आगे काम आएगा आपको। रॉस थ्योरी ऑफ जस्टिस में आप एलईडी, लिबर्टी, मैक्सिमम इक्वल मतलब इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, डिफेंस प्रिंसिपल, यानी कि लेक्सिकल ऑर्डर, जिसने नहीं पढ़ा आगे पढ़ेगा, इसका डायरेक्ट इंटरलिंकेज हम इंडिया की अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी या इंडिया का अप्रोच टू सोशल जस्टिस। अब देखो ये आपके नोट्स में इन जनरल या मार्केट में बुक्स में नहीं मिलेगा,
कि यार हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया का अप्रोच टू सोशल जस्टिस। लेकिन अगर यूपीएससी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते तो देखो, इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इस इंटरलिंकेज को आईजीपी में भी यूज कर सकते हो, पेपर 1 सेक्शन बी में। दिस इंटरलिंकेज, एक जगह आपने इंटरलिंकेज बनानी स्टार्ट कर दी तो भाई सब सेक्शन बी में भी काम आएगा। ठीक है, ऐसे ही डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में आपको एग्जांपल दिया कि यार मैकफर्सन की थ्योरी सब पढ़ाएंगे और सब पढ़ेंगे, लेकिन आपका आंसर स्टैंड आउट कैसे करेगा कि इनका जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है वो कॉम्प्रहेंसिव है। तो उसमें चाइना एंगल मैंने आपको दिया। तो चाइना एंगल पर जो इसमें दो चीजें मैं बताता हूं आपको, एक्सट्रैक्टिव पावर, एम्पावरमेंट पावर, ई ट्रिक है ई स्क्वायर एक्सट्रैक्टिव। पता है जिसने एक बार पढ़ रखा है ना मेरे साथ, उसका दिमाग इस टाइम पे ओपन हो रहा होगा, वाह कि यार ये ऐसे इंटरलिंकेज करने का सोचा नहीं है। और जो पहली बार देख रहे हैं ना, वो भी लिखते रहना। बताऊं क्यों? क्योंकि यही चीज है जो स्टैंड आउट करेगी। बाकी कंप्लीट सिलेबस तो मैं करा ही रहा हूँ, आंसर राइटिंग करा ही रहा हूँ, रिवीजन आपका क्लास के थ्रू भी होता है, क्योंकि पीएसआर अपने आप में भी ओवरलैप करता है। बताया ना, देखो ओवरलैप कर रहा है, इसको साथ रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम टाइम बचा रहे हैं। लेकिन ये इंटरलिंकेज एक्स फैक्टर लाएगा। और बताऊं, तीसरा फिर आपको बताया स्टेट। स्टेट में एग्जांपल दिया आपको, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन सोवरेनिटी ऑफ स्टेट। अच्छा, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जो इस पूरी सेशन का समअप करके एक पेज पे वो टेलीग्राम में पोस्ट कर सकता है? कोई ऐसा है? जस्ट जस्ट मेंशन रेडी इफ यू आर रेडी। बाकी सबकी भी हेल्प हो जाएगी। जस्ट मेंशन रेडी, जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी होंगे ना जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको हेल्प हो जाएगी, वो डायरेक्टली उसको रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं याद रखूंगा, प्रतीक्षा नहीं प्रेक्षा। तो प्रेक्षा आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कंसाइज करके इसको जो जो मैं डिस्कस करूंगा आपको अपलोड करना है। चलिए, अब इसमें और थोड़ा अंदर जाते हैं, नेचर को समझते हैं इस पेपर की। ठीक है, क्योंकि कैसे आपको सेक्शन ए में स्कोर करना है। देखो, पीएसआर की तैयारी में आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि पीएसआर इज अबाउट थिंकर एंड थियरी? जस्ट मेंशन मी अगर आपको ऐसा लगता है। मतलब ज्यादातर लोग ये सोच के आते हैं, यार प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, यही तो पढ़ना होता है, यही है बस, इसमें टाइम बता देते हैं। ऐसा है? एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी ये है कि जब बच्चे पीएसआर ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आसपास कहीं पर भी देखेंगे, तो मैक्सिमम टाइम एक्चुअली इसमें देते हैं, मैक्सिमम टाइम। और कई कोचिंग्स में भी एक्चुअली 6 महीने के कोर्स में 4 महीने इसी में लगा दिए जाते हैं। बाकी आईजी पार्ट के नोट्स बताकर कि ये तो सेम क्वालिटी वाला पार्ट है। सेम कैसे भाई क्वालिटी वाला पार्ट? फिर पीएसआर में और क्वालिटी में डिफरेंस क्या है? समझ रहे हैं ना क्यों 250 240 फिर स्कोर है? क्योंकि उस वाले पार्ट की वो समझ नहीं बनी बच्चे की। बच्चा इसमें इंप्रेस रहा, भाई इसमें तो सही में मजा है इसको पढ़ने में, सही में यू विल इवॉल्व एज अ पर्सन, यू इवॉल्व एज अ पर्सन। लेकिन अल्टीमेटली में पता होना चाहिए कि इसकी मार्क्स वैल्यू क्या है, मार्क्स कितने आने हैं। तो इसी वजह से हमें अपनी तैयारी को क्या करना है, बैलेंस। और इस समय अगर आप कोई प्रीलिम्स और मेंस के बीच में है, तो डेफिनेटली अपनी तैयारी को हमें स्प्रेड करना है एज पर मार्क्स वेटेज, मार्क्स का वेटेज। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो और जब टाइम दो उस टॉपिक को, तो हमेशा देखो कि टाइम जो आप दे रहे हो उसका वेटेज के साथ करेक्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मैंने बताया भाई डब्ल्यूपीटी आईपीटी दो ही सेगमेंट है यहाँ पर थिंकर्स वाले पार्ट में, एवरेज 50 एवरेज 40 यानी कि 90 मार्क्स। आपका जो पेपर 1 सेक्शन ए है, ये कितने मार्क्स का है? 125 मार्क्स का है, जिसमें फिर आपका आइडियोलॉजी वाला पार्ट भी आ गया और दूसरे वाला पार्ट भी आ गया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यूपीएससी मतलब कुछ सालों में वो डब्ल्यूपीटी पे कम और आईपीटी को थोड़ा बढ़ा रही है। डब्ल्यूपीटी से कर दिया 35, आईपीटी से कर दिया 40, ऐसा भी है। तो हमें प्रोपोर्शनेटली बैलेंस करना होगा, ठीक है ना। प्लस एक और तरीका बताता हूं, इस समय पर आपको क्या करना है, थियरी वाले पार्ट में
हर एक थियरी का हीरो आइडेंटिफाई करो, और उस हीरो के आसपास जितने क्वेश्चन थीम है उसको प्रिपेयर कर लो, जितने बन सकते हैं। अब आप कहोगे थियरी का हीरो कौन? चैप्टर देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो हमने जस्टिस का एग्जाम्पल दिया था, तो हीरो का मतलब कोई पर्सन नहीं है, हीरो का मतलब है हीरो थीम। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो थीम रिपीट हो रही है, तो हमें उससे रिपीट होने वाली थीम पे जितने भी डायमेंशन बन रहे हैं क्वेश्चन के, हमें हमारे पास उसका कंटेंट है कि नहीं, क्रिस्प वे में रेडी है कि नहीं, ये हमारे पास पता होना चाहिए। जैसे जस्टिस है, तो जस्टिस में तो हम कहेंगे कि यार रॉल्स हीरो है, राइट। इक्वालिटी में हम कहेंगे कि डॉर्किन हीरो है। अब रॉल्स का मतलब, जस्टिस का मतलब ये नहीं कि अब रॉल्स ही पढ़ना है केवल, रॉल्स हीरो है, तो भाई इस वाली यूनिट में इस हीरो के जो क्रिटिक हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ना। अमर्त्य सेन, कम्युनिटेरियन क्रिटिक में दो हमें तैयार कर लेने हैं, माइकल सैंडल, माइकल वोल्जर, ठीक है। एंटाइटलमेंट, या सीधा लिखो लिबर्टेरियन क्रिटिक, नॉजिक। तो ओन टिप्स होना चाहिए। पता है यार, इस वाली थीम में ना एक 10 मार्कर क्वेश्चन बन रहा है टाइप ऑफ जस्टिस से, फिर आपका ये हीरो से जो बन रहा है ये 15 मार्कर बन रहा है, 20 मार्कर बन रहा है, और यहां से भी 15 और 10। तो भाई ये थीम हमारी तैयार होनी चाहिए हर एक टॉपिक में। ऐसे इक्वालिटी से भी वो जो टाइप्स पे बन रहा है, एक 10 मार्कर क्वेश्चन बन रहा है, और 10 मार्कर क्वेश्चन 150 वर्ड्स का मैंडेटरी आना ही आना है भाई साहब। जब पता है कि यार इस वाले सेक्शन में 10 मार्कर का स्कोप कौन से क्वेश्चन से है, कौन से चैप्टर से है, तो उन चैप्टर्स पर, उन क्वेश्चन थीम पर तो हमें डबल डाउन कर देना चाहिए एफर्ट, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, तभी तो हम अपने स्कोर को बूस्ट करेंगे। इस तरीके से पोस्टमार्टम कर देना इसका बेसिकली, ठीक है। फिर ये डॉर्किन वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर टाइप्स वाला पार्ट हो गया, भाई ये दो प्रोमिनेंट चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही थ्योरी वाले पार्ट में फिर डेमोक्रेसी पर गए। डेमोक्रेसी में टाइप से आ रहा है 10 मार्कर, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी में मतलब जो वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी है उससे 10 मार्कर आया है, और मैकफर्सन की थ्योरी उसको हम हीरो बताएंगे इसमें, तो उस पर भाई हमें डबल डाउन कर देना है, राइट। कंटेम्प्रेरी लिंकेज मैंने आपको बता ही दिया कि वो पता होना चाहिए। पावर है, मतलब सीधा कैटेगराइजेशन ऐसा हो यार, पावर में हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, एक प्लूरलिस्ट आइडिया पढ़ा था, एक इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर था यार पोस्ट मॉडर्न, वहां से रिपीट हो रहा है। पोस्ट मॉडर्न का रिपीटेशन आइडियोलॉजी वाले पार्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म से भी है, तो डायरेक्टली वहां पर हम तैयार कर लेंगे कि यार ये इंपॉर्टेंट थीम है, इसको रिपीट कर लो। जो मैं आपको थीम बता रहा हूँ वहां से आपको इस बार भी क्वेश्चंस दिखेंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हो और पीएसआर ऑप्शनल पर थोड़ी अच्छी समझ रखते हो टॉपिक्स पर, तो यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि यार ये वाली थीम है। 1/3 तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, राइट। तो इस तरीके से हीरो आइडेंटिफाई करना है। चलो ये तो मैंने पेपर 1 सेक्शन ए का बताया, अब पेपर 1 सेक्शन बी है जैसे, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा ना, सिंपल स्मॉल रिवीजन इज रिलीजन, आई थिंक ये तो नहीं भूलोगे आप। अब एक और चीज बता देता हूँ दूसरे पार्ट का इस्तेमाल करके, हमें थीमेटिक क्वेश्चन आंसर रेडी करना है। आप कहोगे कैसे? चलो मैं शो करता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा सेशन, ज्यादा वैल्यू मिलेगी। ये देखिए, जैसे ये हमारे यस और ऑप्शनल का जो आंसर राइटिंग बैच है ना, उसके स्टूडेंट्स हैं, तो एक आंसर और भी आंसर दिखाऊंगा आपको। वहां पर मैं क्या करता हूँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ पार्ट पीएसआर ऑप्शन का कर चुका है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अलग से आंसर राइटिंग पर फोकस करना स्टार्ट किया है। सो प्रैक्टिस इज, सो दे आर गिवन अ टास्क, बहुत ही स्मॉल सा टास्क है, क्योंकि मेरा रूल है सिंपल स्मॉल, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। इन स्टूडेंट्स का आंसर देखो आप,
कई आंसर आपको ऐसे दिखेंगे जिन टॉपर्स के आज आप कॉपीज देखते हो, जिनका स्कोर आप देखते हो, ऑल इंडिया रैंक 1 की भी आप कॉपी अगर मैच कर लोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मल्टीपल ऑल इंडिया रैंक 1 पीएसआर ऑप्शन से उनकी कॉपी अगर मैच करोगे इस स्टूडेंट की कॉपी से, ऐसे और भी स्टूडेंट हैं, अंतरा, वैष्णवी, प्रियता, और भी हैं, सॉरी अगर किसी का नाम ना अभी मैंने लिया हो, नुमेरस स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब बेसिक से स्टार्ट किया था पीएसआर, नो आइडिया, शायद कुछ लोग यहाँ पर भी होंगे। अ, और अब देखिए आंसर इनका। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग पीएसआर में 310 प्लस करना चाह रहे हैं तो किस चीज पर फोकस करना है। एक्सप्लेन द यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम अप्रोच इन आईआर, ये पेपर 2 सेक्शन 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिफाई कीजिएगा स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, की प्रोफिशिएंसी, कि हमें कम शब्दों में ज्यादा बात को बताना है और एग्जैक्टली उन चीजों को हाईलाइट करना है जिससे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। गेम केवल नॉलेज का नहीं है, कैसे वो नॉलेज आपके एग्जाम में शो होगी उससे आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। और 1 से 1.5 मार्क्स अगर आप इन टेक्निक्स के थ्रू एक क्वेश्चन में ला पाते हो तो उसका मतलब समझ रहे हो आप। अगर ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन पर पेपर आपको लीवे मिल जाता है अराउंड 25 मार्क्स का, तो यानी कि 50 मार्क्स तो आपके यहां से बूस्ट हो गए। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार यहां पर स्कोर हमें लाना है इससे ऊपर, तो अगर सही टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए 50 प्लस इससे ऊपर जा रहा है तो 300 प्लस तो वैसे भी इससे ऊपर जा रहा है। और फिर जो हम और ज्यादा पॉलिशिंग यहां पर कर रहे हैं उससे फिर वो 310 प्लस 318 ऐसा स्कोर बनता है। तो हमें क्या देखना है, देखो स्ट्रक्चर देखो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एनालिसिस एंड डेप्थ। एनालिसिस एंड डेप्थ कैसे पता लगता है, कैसे इंटरलिंकेज किया गया है। ये क्वेश्चन आपका थ्योरी वाले पार्ट का है, लेकिन करंट से लिंकेज देखिए, एग्जाम्पल्स का प्लेसमेंट देखिए, स्कॉलरली यूज देखिए, थ्योरी का यूज देखिए। राइट, और फिर कंक्लूजन, ऑप्टिमिस्टिक प्रैग्मेटिक अप्रोच। अब ये कैसे कर पा रहे हैं इतने अच्छा आंसर, तो उसके लिए मैंने इनसे मेहनत कराई है इस पे। मैंने कहा कि भाई हर एक ऑप्शन, हर एक जो हमारा टॉपिक है, हर एक टॉपिक का आपको टाइम दिया, उस टाइम में आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करके रिवीजन का प्रूफ मुझे कैसे पता लगेगा, व्हेन यू आर गोइंग टू कंपाइल द होल चैप्टर इनटू कीवर्ड फॉर्म। पूरे चैप्टर को कीवर्ड में कर दिया कि भाई यहां से अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा, तो भाई यही अप्रोचेस हैं जो हमें कोट करनी है। 15 मार्कर, 20 मार्कर, 20 मार्कर मैक्स आएगा, 20 मार्कर का मतलब 220 वर्ड। अब ग्लोबलाइजेशन पे अगर हमें पता है मैक्सिमम 220 वर्ड्स का क्वेश्चन आएगा, या 10 मार्क, 15 मार्क, 220 वर्ड्स। जब मैंने कंपाइल कर दिया पूरे चैप्टर को इस तरीके से कीवर्ड के फॉर्म में, ठीक है, पर्सपेक्टिव कौन से यूज करने हैं, अप्रोचेस कौन सी यूज करनी है, फिर डिबेट आया तो सपोर्ट और अगेंस्ट में कुछ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव ऐसे बता दिए, कुछ एग्जैक्ट कीवर्ड्स जो एंटी ग्लोबलिस्ट मूवमेंट चल रही थी उससे मैंने कोट कर दिया, कुछ करंट के एग्जाम्पल कर दिए, थियरी का यूज कर दिया। तो अपना एक तरीके से चैप्टर यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है, 2 पेज मान लो। फिर उसके बाद मैंने स्टूडेंट से कहा कि मैंने आपको पीवाईक्यूज का तो ऑलरेडी कंपाइलेशन दिया हुआ है, पीएसआर बेसिक किट आई होप सबके पास होगी, जिसके पास नहीं है तो वो डाउनलोड कर लेना। आपके डैशबोर्ड में भी मिलती है जब आप एडमिशन लेते हो, और टेलीग्राम में भी मैंने अपलोड की हुई है, बच्चे मंगाते भी हैं ऑनलाइन बुक स्टोर्स वगैरह से, बट डायरेक्टली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ आप पीएसआर बेसिक किट को रेफर करते हो जब मैं कोर्स आपको कंप्लीट कराता हूँ, लेकिन अब समय आ गया अब पीएसआर बेसिक किट से भी ऊपर उठना है हमें। अब क्या करना है, जैसे ही मैंने ग्लोबलाइजेशन बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ग्लोबलाइजेशन से कौन कौन सी थीम्स आती हैं। तो फिर हमें क्वेश्चन नहीं लिखना पूरा, हमें थीम लिखनी है कि यार क्वेश्चन कैसे आता है, मेन चैलेंजेस पे आ गया, डिबेट पर आ गया, इंपैक्ट ऑन ग्लोबल साउथ पे आ गया, एमएनसी, पर्सपेक्टिव। तो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट थीम लिख ली, और कुछ थीम तो ऐसी हैं जिसमें रिपीटिशन भी दिखेगा। तो अल्टीमेटली जब थीम लिख लिया, हमारे पास कीवर्ड तैयार हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने कर ली, तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट्स द प्रोफिशिएंसी। और भी कई सारे आंसर्स हैं, कीवर्ड एक्सरसाइज वो स्टूडेंट्स की होगी, जैसे ये अदर स्टूडेंट की है, इनके आंसर भी बड़े जबरदस्त हैं इस टाइम। अभी मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा इस पे, जिसमें आपको बताऊंगा कि देखो पहले कैसे क्वेश्चन, अब ये इन्होंने देखिए क्वेश्चन थीम यहाँ पर, ये अलग टॉपिक का क्योंकि उन्होंने किया है, क्वेश्चन थीम यहाँ पर इन्होंने कोट कर दी, हर एक स्टूडेंट कीवर्ड क्वेश्चन थीम, कीवर्ड क्वेश्चन थीम। और इससे
जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो जबरदस्त बन गई, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया पीएसआर में। कुल मिलाकर बात ये, प्रीलिम्स कॉन्फिडेंटली दिया, स्कोर अच्छा आएगा, अब बस फोकस करेंगे स्कोर को बूस्ट करने पर मेंस में। तो ये हमें ध्यान देना है। तो जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि थेमेटिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स हमने रेडी कर लिए। रिपीटेड पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको बताया। तो जैसे इन स्टूडेंट्स ने पीवाईक्यूज को मेरे साथ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका है, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इस बहाने पूरा पीएसआर भी रिवाइज हो गया, पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस हो गए, एंड नाउ दे आर मीन्स रेडी। एड ऑन, हमें एक्स फैक्टर जो लाना है अपना इंटरलिंकेज का, तो उसके लिए कोड स्टेटमेंट्स। अब क्या अलग से, मतलब या तो एक तरीका है कि वो स्टेटमेंट्स को आप अलग से लिखें जैसे कि इन स्टूडेंट्स ने लिखा, लेकिन कोई अगर आप में से ऐसा है जिसने पीएसआर ऑप्शन एक बार किया है या अभी इस जर्नी में है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप एकदम से ऐसे आंसर क्यों नहीं लिख रहे, एकदम से ऐसा क्यों नहीं लिख रहे। ऐसा नहीं, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे इसके लिए ना अलग से मैं कंपाइलेशन आपको देता हूँ। लेट मी ओपन, यहाँ पे डाउनलोड भी किया हुआ होगा, शो करता हूँ आपको। कोड किट, एक ना कोड किट है विच आई प्रोवाइड, तो आप डायरेक्टली ना उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मैंने सारे स्टेटमेंट्स कंपाइल करके दिए हुए हैं। ये रही कोड किट, ये सर कोड किट। हम्म। अच्छा, ये है पीएसआर की बेसिक किट। यहाँ पर इसमें पूरा टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ये पहली स्टेज है जिसके थ्रू हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक टॉपिक पे आपकी समझ होनी चाहिए कि यार मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर हमें उस स्टेज पे जाना है जहां पर आप इसको भी छोड़ दोगे, अब आपको पता है कि थीम्स हैं क्या। ये आपकी कोट किट, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपके आंसर को वैल्यू देंगे, तो डायरेक्टली आप इसको रेफर करो। तो जो स्टूडेंट्स इस बार मीन्स दे रहे हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और कुछ जो आपको बेसिक किट है उसको डाउनलोड कर लीजिए पीवाईक्यू को गो थ्रू करने के लिए, और डायरेक्टली आपको काम आएगी। ठीक है। जैसे जस्टिस है, अब जस्टिस इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैंने बताया ना, जस्टिस टॉपिक है तो अल्टीमेटली उसमें रॉल्स हीरो है। तो यार रॉल्स की स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली अगर मुझे पता है, तो अपने आंसर की वैल्यू को इंप्रूव कर दूंगा मैं। ठीक है ना। फिर मैंने बताया कि उसमें सैंडल को, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, इनको ध्यान रखना है, नॉजिक को ध्यान रखना है। तो जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिख के बताया ना, स्टेटमेंट यहाँ पर है, वैल्यूएबल स्टेटमेंट्स, ऐसे इक्वालिटी बताया। और इसमें पूरा पीएसआर सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है मैंने इसमें, 60 पेजेस में पूरा पीएसआर सिलेबस की ऑल स्टेटमेंट्स कोड्स। मतलब समझ लीजिए अमृत है ये, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लो, पीना है इसको। लेकिन पीना लिटरली नहीं है, पीने का मतलब है गो थ्रू करना है। ठीक है, बार बार इसको यूज करना है, फिर ऑन टिप्स हो जाएगा आपके। क्लियर है? अब मैं सेशन को ओपन करता हूँ डाउट्स के लिए। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, आई होप उससे हम और ज्यादा बेटर वैल्यू दे पाएंगे। प्रेक्षा पूछ रही है सर कोड कौन सा है वो बता दीजिए, आई वांट टू ज्वाइन योर आंसर राइटिंग। अच्छा, आंसर राइटिंग आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ये रहा ना। आप ये सर्च कीजिएगा studyIQ.com पर पीएसआर, तो आ जाएगा। ये ये आ जाएगा पीएसआर क्रैश कोर्स कंप्लीशन, पीएसआर कंप्लीशन वाया पीवाईक्यू बेस्ड थीम्स, वीकली आंसर राइटिंग। मतलब इसमें आंसर राइटिंग के आपको टास्क होंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन विद मी, रेगुलर टेस्ट एंड ग्रुप मेंटरशिप। तो मेन है कि वीडियोस के थ्रू, क्लासेस के थ्रू हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे पीवाईक्यूज। और वो जो थेमेटिक एक्सरसाइज जो मैंने आपको शो करी, फिर आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना ग्रुप मेंटरशिप भी है, और फिर पर्सनल में जो भी डाउट्स हैं वो सब कुछ आपके क्लियर होंगे। लेकिन क्या बताया, अगर आपने पीएसआर का कुछ पार्ट कर लिया है, पीएसआर कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि तभी मैंने जो कहा, मतलब जो मैं कमिट करता हूँ, फिर मैं उस पर डबल डाउन होता हूँ। मतलब मेरी तरफ से इसमें पूरा फोर्स लगती है। तो आई वॉन्ट यू टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर किसी ने पीएसआर का अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये वाला बैच जो है वो सूटेबल नहीं होगा। आपके लिए कौन सा बैच सूटेबल होगा? वो होगा पीएसआर का फाउंडेशन बैच, जो न्यू बैच आज स्टार्ट हुआ है। तो फिर आप वो ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने पीएसआर कुछ पढ़ा हुआ है और कंप्लीट किया हुआ है, तब आपके लिए बेस्ट है। ठीक है।
yes, this is going to help you for 2026 as well, क्योंकि अल्टीमेटली पीवाईक्यू बेस्ड थीम कवरेज तो सभी को जरूरी है ना, कंटेंट अपडेशन सबको ही मिलेगा। yes, it is going to be helpful. अच्छा, जैसे सुजाता पूछ रही हैं कि सर जैसे जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है वो 300 पेजेस वाला, तो उसका भी कोई सिंप्लीफाइड वर्जन आपको चाहिए, तो पहले मैं कहता हूँ कि आप एक बार बेस बनाओ मेरे साथ क्लासेस में, फाउंडेशन वाले बैच में। ठीक है, ये है फाउंडेशन बैच। भाई देखो, पीएसआर आपको मास्टर करना है ना, तो मास्टर आपको स्क्रैच से, जीरो से लेकर टॉप तक आपको इसमें हो जाएगा, इस वाले बैच में। ये फीस यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन फीस रिड्यूस हो जाती है, पता ही होगा लोगों को, कुछ कोड लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ है इसमें, ग्रुप मेंटरशिप भी है, डेडिकेटेड आंसर इवेल्युएशन भी है। जो भी मैं क्लास में आंसर कराता हूँ डायरेक्टली अपने पर्सनल मेंटर को भेजो, इवेल्युएट कराओ, मैं भी यहाँ पर आंसर रेडी कराता हूँ। ये है वो वाला बैच। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पूछिए, ये सब तो होता ही रहेगा। हाँ, मैं सुजाता का रेस्पॉन्स एक्चुअली दे रहा था। सुजाता, आपके लिए ना शॉर्ट नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स को रेफर कीजिएगा। शॉर्ट नोट्स आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो उसमें क्या किया हुआ है, 15 पेजेस की अगर मान लीजिए कोई यूनिट है, तो उस यूनिट को हमने कंसाइज करके कर दिया है अराउंड 2.5 पेजेस में। अच्छा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है ना, आप में से कोई ऐसा भी है क्या जो ओल्ड स्टूडेंट है या करंट स्टूडेंट है? ओल्ड स्टूडेंट, करंट स्टूडेंट हैं, वो डायरेक्टली ये कोड लगा के अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं। अ, तो आप जो है अलग से शशांक त्यागी 14 टेलीग्राम पर अपना नेम, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, तो आई शेयर योर नेम एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद द टीम। क्योंकि आप ऑलरेडी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट रहे हैं या अभी हैं, तो आप अलग से ऐसे मत लीजिएगा, तो उन आपके लिए कुछ अलग से वो अरेंजमेंट करेंगे, मतलब आपके लिए लेस रहेगा। कुल मिलाकर बात यह है। टेलीग्राम पे शशांक त्यागी 14 पे भेज दीजिएगा मैसेज। अभी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है कि हाउ आर अप्रोच शुड बी। ठीक है, उसका एक आइडिया आपको मिल गया है। अब उस पे ये इस तरीके से है, जैसे साइकिल चलाने के लिए मैं कितनी बातें आपको बता दूं, तो बात बताने से नहीं होगी, साइकिल चलानी आएगी। साइकिल चलाने के लिए यू हैव टू बी ऑन द साइकिल, प्रैक्टिस करेंगे, गिरोगे, उठाएंगे, दोबारा से आप प्रैक्टिस करोगे, और उस तरीके से आप एक्सपर्टीज रखोगे। तो ऐसे ही मैं पूरे सिलेबस को ओपन करूंगा, हर एक टॉपिक, सब टॉपिक में कहाँ पर क्या थेमेटिक इंटरलिंकेज है, देखो ये वाले क्वेश्चन थीम है, ये वाले पीवाईक्यूज हैं, चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोर्ड पे आपको पीवाईक्यू को लिखना सिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन ये है, इंट्रोडक्शन भी इतने तरह के होते हैं। कुछ टॉपर की कॉपीज को हम डिकोड करेंगे कि देखो ये टॉपर्स हैं जिनको टॉप मोस्ट मार्क्स मिले हैं पीएसआर ऑप्शनल में, तो ऐसा क्या किया इन्होंने अपने आंसर में। तो उससे क्या होगा कि जब आप उन टॉपर्स की कॉपी देखोगे, प्लस मैं बताऊंगा इन टॉपर ने ये कर दिया, लेकिन देखो ये भी अल्टरनेटिव है, देखो ये इस टॉपर ने किया, तो उससे जो सारी मेहनत आपको करने की जरूरत है, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा, वो सब आपकी एक पर्टिकुलर सेशन उस टॉपिक के लिए जो होगा, उसी में वो सारी मेहनत हो जाएगी। आपको अलग से वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो कब करेंगे, तब करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, नहीं, वो हो जाएगी। फिर मैं आपको जब यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगा एक पर्टिकुलर सेशन में, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उस पर आपको डेडिकेटेड फीडबैक मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी। फिर आप मेरे साथ अलग से कनेक्ट करोगे सेशन में, सैटरडे को, हर सैटरडे को होगा। तो सेशन में फिर हम 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे, आपकी कॉपी मेरे पास होगी, इवेलुएट वो हो चुकी होगी। कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको लेगा सर, उसमें मुझे फर्दर क्लैरिटी चाहिए, तो मैं फर्दर उसमें क्लैरिटी आपको दूंगा, एडवांस कुछ पॉइंट दूंगा, कुछ आइडियाज दूंगा, जो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, जिससे आप वो प्रोफिशिएंसी लाओगे जो इंडिया में टॉप नॉच एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए फॉर फॉर स्कोरिंग दिस 310 प्लस स्कोर। इसका मतलब क्या होता है स्कोर का, कि जीएस में उस साल का अगर एवरेज आपके पास है, उस साल में जो एवरेज रहा है मेरिट का, और ऑप्शनल में ये स्कोर है, ऐसे में वो एवरेज है, ऐसे में भी आपको लेवरेज मिलती है,
पीएसआर में आपने देखा, पीएसआर ऑप्शन से जो टॉपर इस साल भी हैं उनके 125 प्लस ऐसे स्कोर हैं। जीएस पेपर 2 में आपको लेवरेज मिलेगी ही, राइट। और जब मैं आईजीपी सेक्शन कराऊंगा तो उसमें पीवाईक्यू बताऊंगा। तो कुछ चीजों को हटा दें तो बाकी वो चीज आप जीएस में भी आपकी वो अप्रोच स्ट्रांग होती है, तो जीएस पेपर 2 में डेफिनेटली पीएसआर ऑप्शन के स्टूडेंट को एडवांटेज मिलती है। और ये पीवाईक्यू से आपकी वहां की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बस वो थियरी एंड स्कॉलर वाला पार्ट हमें नहीं यूज करना है। तो डेफिनेटली समझ लो कि अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब फॉर दिस प्रोसेस, तो उसका मतलब है आप केवल 500 वाले स्कोर की फाइट नहीं कर रहे, आप उस 250 की भी फाइट कर रहे हो, राइट। और जो कनेक्शन आप बनाओगे आप उस एसए में भी फाइट कर रहे हो, जिसमें लगभग 125 मार्क्स का एक एसए तो आपका पीएसआर से ओरिएंटेड आएगा, दूसरा भी फिलोसफिकल आता है जिसमें आप इंटरलिंकेज का इस्तेमाल करते हो। तो दैट इज वाई क्रूशल है कि आप अपने समय का एक पार्ट इसमें दो, जिससे कि आप उस डिलेमा में ना रहो जिसमें कई बार स्टूडेंट्स रहते हैं जस्ट नियर मीन्स, मीन्स से बिल्कुल पास में होते हैं, तब ऐसा डिलेमा होता है, वो ना हो। थोड़ा अप्रोच स्पेशलाइज्ड हो। मैं एक बार आपके डाउट्स देख लेता हूँ। चेतन, यू शुड स्टार्ट ना, यू शुड स्टार्ट चेतन। मैं एक एक करके आपके देख लेता हूँ, लेट मी। काफी तेजी से आपके कमेंट्स जा रहे हैं ऊपर, काफी कमेंट्स आ रहे हैं, सॉरी, लेट मी चेक। हम्म हम्म ये सुजाता, यू नीड टू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन शशांक त्यागी 14 टेलीग्राम, ये मेरा पर्सनल चैट में हो, तो वहीं से आप टीम लेकर और आपको गाइड कर देगी जो भी हमारे ओल्ड या करंट स्टूडेंट हैं। मनीष पूछ रहे हैं सर एमआरपी कब स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे पी2आई प्लस ऑप्शनल के स्टूडेंट होते हैं, तो जैसे ही वो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो उनका जीएस और ऑप्शनल दोनों का मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, तो उसका नोटिफिकेशन अभी जल्दी आ जाएगा। यूट्यूब पर भी मैं नोटिफाई कर दूंगा, टीम भी आपको कॉल कर देगी, डोंट वरी। तो एमआरपी में क्या होता है, मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिल्ली में ही स्टडी आईक्यू का कैंपस में आपका फूडिंग लॉजिंग एवरीथिंग इज फ्री विथ एक्सपर्ट गाइडेंस फैकल्टी मेंटरशिप। आप यहीं पर पढ़ते हैं मींस तक और फिर मींस देते हैं, तो मींस के लिए कंप्लीट ऑफलाइन गाइडेंस वो फ्री है, रहना खाना एवरीथिंग तैयारी सब कुछ। तो वो अभी नोटिफाई हो जाएगा हर साल की तरह। सर आई एम डूइंग माय जीएस फाउंडेशन नाउ, सर व्हेन टू स्टार्ट ऑप्शनल आई हैव टेकन। तो स्टार्ट कर दीजिए चेतन। सर व्हेन इज द राइट टाइम टू जॉइन दिस कोर्स, मैंने 45% पीएसएस सिलेबस किया है। प्रेक्षा, देन इट इज फाइन, यू कैन स्टार्ट। थॉट में हम थिंकर्स को पढ़ते हैं, और थ्योरी में देयर कैन बी मल्टीपल थिंकर्स कंट्रीब्यूटिंग वन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, थ्योरी में हम पढ़ते हैं टॉपिक्स लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, ये सब कीवर्ड्स आपने सुने ही हुए होंगे। ए पूछ रहे हैं, नाम है ए स्टूडेंट का, हाउ टू इनकॉर्पोरेट टॉपर कॉपीज एंड देयर टेक्निक्स इन आवर आंसर्स टू मेक देम मोर होलिस्टिक, शुड वी डिवाइस आवर ओन टेक्निक्स एज टू पॉइंट एंड फॉलो वन विच हैव ऑब्जर्व्ड इन टॉपर कॉपीज। देखिए, एक पर्टिकुलर आंसर को लिखने का ना मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट फिर भी एक पर्टिकुलर डिमांड सेम है, क्वेश्चन की डिमांड वही है। तो वो जब मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा उससे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जैसे इंट्रोडक्शन लिखने के एक सिंपल सा एग्जांपल, आपको चेक करना है कि वेदर योर इंट्रोडक्शन इज करेक्ट और नॉट। जस्ट आप क्वेश्चन को छुपा लीजिए और इंट्रोडक्शन रीड करके इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट द क्वेश्चन इज, तो उसका मतलब है कि आपका इंट्रोडक्शन ठीक है। और अगर नहीं है, तो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही कि क्वेश्चन क्या है, तो उसका मतलब है कि इवेलुएटर भी उस इंट्रोडक्शन को पढ़ के जज नहीं कर पाएगा कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट। और इंट्रोडक्शन का पर्पस ये होता है इवेलुएटर को बताना। अब इंट्रोडक्शन किस तरह का हो सकता है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। हमारे कोट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन भी होते हैं, हमारे कुछ थ्योरेटिकल टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन भी होते हैं, प्लस सेक्शन वाइज भी इंट्रोडक्शन डिफर हो सकते हैं। जैसे अगर आप पेपर 1 सेक्शन बी में जाएंगे और वहां पर से गवर्नर प्रेसिडेंट से जुड़ा कोई क्वेश्चन आया, या गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा क्वेश्चन आया, लाइक ली मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है इस साल के लिए भी, क्योंकि अभी रिसेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो हम क्या करें, तो हम रिसेंट जजमेंट, आर्टिकल, नो प्रोविजन, अगर हम उसको कोट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, जजमेंट, आर्टिकल, रीसेंट डिबेट, अगर इन तीन मसालों को हम इंट्रोडक्शन में डालेंगे तो एलओटी को पता लग जाएगा यार क्वेश्चन तो उसको पता है, क्यों पूछा गया है, इसको उसके बारे में पता है,
फिर उस पर्टिकुलर थीम से एनालिसिस पूछा है, फिर हम बॉडी में उस एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड डायमेंशंस को प्लेस करेंगे, राइट। और कंक्लूजन के लिए थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो कुछ इस पे, इस बात पर ऑलरेडी अगर कोई कमीशन कुछ बोल चुकी है उसको हम कोट कर सकते हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हमारे फॉर्मर सीजीआई कुछ बोल चुके हैं उसको कोट करेंगे। तो एक प्रैग्मेटिक ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ कंक्लूजन ऐसे बनाएंगे। तो जितना, जैसे मैंने एकदम से आपको बता दिया ना कि यार ये डिमांड है इस वाले पोर्शन की, ऐसे ही हर एक पोर्शन की अपनी एक डिमांड है। सब्जेक्ट पर पकड़, सिलेबस पर पकड़ फर्स्ट स्टेप, रिवीजन सेकंड स्टेप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थर्ड स्टेप, और उसके बाद होता है इस वाले जोन में खेलना, जिसको मैं कह रहा हूं एड ऑन। ठीक है, इससे फिर हम बूस्ट कर जाएंगे अपना स्कोर। आई होप अभी आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट नाउ। ठीक है, मानकर चलिए मई तो चला ही गया, जून से जुलाई 1 मंथ यू आर गोइंग टू गेट इनटू द रिदम ऑफ पीएसआर। आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी पीएसआर है क्या। फिर फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो समझ लीजिए कि दिसंबर एंड, जनवरी मिड के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, 6 मंथ्स, 5.5 to 6 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि हम उसी क्लास में आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि बैलेंस्ड है, सब कुछ कंप्लीट है, तो ये आपको टाइम लगने वाला है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव, क्योंकि हम डिले नहीं कर सकते इससे ज्यादा, कारण क्योंकि अब जैन मिड मान लीजिए यहाँ पर कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है, और फैब में आपकी नोटिफिकेशन आ रही है, राइट, प्रीलिम्स की, और उसके बाद तो 90 डेज रफली आपके पास हैं फॉर आपका प्रीलिम्स एग्जाम। कितने होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके बीच में फोकस करना है केवल प्रीलिम्स पे। ठीक है ना, हमें जीएस पर, सीसेट पर पूरा फोकस कर लेना है, राइट। तो यानी कि अगर हमें जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, जो कि 10 से 15 डेज में आ ही जाता है, इस बार भी 10 से 15 डेज में ही आएगा, उसके बाद है आपका मेंस। और प्रीलिम्स मेंस में रफली 90 डेज, मान लीजिए 88 डेज, जैसे अब आज के हिसाब से तो 88 डेज ही रह गए हैं, तो 90 एवरेज मान लेते हैं। 90 डेज के हिसाब से अगर मैं पीएसआर जीएस पेपर 1 2 3 4 सबको डिवाइड कर दूं, टाइम एलोकेट कर दूं डे वाइज, तो आपके पीएसआर ऑप्शनल के लिए आपको मिलेंगे वहां पर करीब 27 डे के आसपास। ठीक है, और आपको पता है वो तो मैंने केवल टाइम को टोटल एलोकेट करा है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, हम जेस के साथ भी मैनेज करते हैं। तो कुल मिलाकर सिलेबस कंप्लीशन की कोई गुंजाइश यहाँ तो है नहीं। ठीक है, यहाँ तो आपको जीएस का स्कोर बूस्ट करना है, 1 2 3 4, ऐसे पर फोकस करना है। लैंग्वेज पेपर जो दो हैं, 1 और 2 क्वालिफाइंग है, हालांकि इस पर फोकस करना है, और यहाँ पर ऐसा स्कोर लाना है। जीएस पेपर 2 के आप स्टूडेंट हो, वहां तो आपको बूस्ट मिलेगा ही, जीएस पेपर 4 में टॉप स्कोरर बनना है आपको। ठीक है, यहाँ तो मतलब ये एक्चुअली वेरिएंस बहुत ज्यादा है, मतलब जो टॉपर्स बन रहे हैं तो उसके उनकी मार्कशीट देखोगे तो उन्होंने ऑप्शनल में अच्छा स्कोर कर लिया और यहाँ अच्छा स्कोर कर लिया, इंक्लूडिंग ऐसे, तो जबरदस्त मार्क्स आ गए। क्योंकि 1 और 3 में कुछ क्वेश्चन सरप्राइजिंग इंटरलिंकेज वाले, अक्रॉस डोमेन इंटरलिंकेज वाले ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसमें अच्छा लिख रहे हैं, बट मार्क्स जो हैं वो एवरेज जो देखा जाए वो लगभग सेम है। तो हमें मेरिट में आना है और वो रैंक लेनी है जिससे आपकी डिजायर्ड सर्विस और आपको कार्डर मिले, तो उसकी प्लानिंग यहीं से शुरू होती है। यहां पहुंचने के लिए यहां पर काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शनल के लिए हम इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ बफर भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसा भी चीजें होंगी जो आपको रिवाइज करने की जरूरत हो, कुछ ऐसा चीजें होगी जो, जैसे पल्स में देता हूं तो कुछ पोर्शन ऐसा हुआ कि आपने रह गया था तो उसको कंप्लीट करना है, तो वो सारा काम हमें यहाँ करना है। तो यहाँ तो है ही नहीं टाइम हमारे पास, आ गया प्रीलिम्स, तो दिस इज द एरिया। तो अभी स्टार्ट करोगे, मतलब इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते, 2026 कर रहे हैं, नो डिले इज पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रेटजी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, फिर यहाँ टेंशन होने लगेगी, ये जैसी डिले होगा तो टेंशन होने लगती है प्रीलिम्स की, और जैसी मींस यहाँ पर पीएसआर ऑप्शनल को ड्रॉप करोगे तो अल्टीमेटली फिर प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर कि यार मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया है।
फिर उनका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है, फिर प्रीलिम्स से स्टार्ट होना होता है। तो इस ट्रैप से हम बच सकते हैं। सिंपल स्मॉल स्टेप्स, रिवीजन इज रिलीजन। टाइम को मैनेज करके पहले से चलो, जिससे कोई हैपहज़र्ड वे में चीजें ना हो। यहां पर हम कंप्लीशन भी करेंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग भी करेंगे, पीवाईक्यूज पे पूरी अच्छी पकड़ आपकी बन जाएगी, तो कॉन्फिडेंस आपका यहाँ बिल्ड हो जाएगा। यहां से क्लियर करो, फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मुझसे मिलना, और उसमें हम थेमेटिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एंड यू विल बी रेडी फॉर मेंस टू स्कोर अमंग द टॉप। फिर दुनिया जहां से कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लोगे ना, देखते ही आंसर दिमाग में बनने लग जाएंगे। दैट्स द लेवल वी आर गोइंग टू अचीव, ठीक है। और अगर कोई 2027 का प्लान कर रहा है, क्योंकि कितने सारे टॉपर्स ऐसे भी हैं, रैंक 24 एंड अदर्स, जो बता रहे हैं आपको कि देखो यार, हमने ना ऑप्शनल पे ना पहले से फोकस करना स्टार्ट। टीना डाबी ले लीजिए एग्जांपल, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल इंडिया रैंक 1, ये तो सब देखते हैं पीएसआर ऑप्शनल, लेकिन ग्रेजुएशन से फर्स्ट ईयर से शी वाज वेरी मच फोकस्ड पीएसआर पे। एंड इसके अलावा और टॉपर्स भी ऐसे हैं, उन्हें पता था कि यार अल्टीमेटली मार्क्स केवल 500 मार्क्स का एग्जाम नहीं है। जीएस पेपर 2 में हेल्प मिलनी है, जीएस पेपर 4 में एथिकल थिंकर्स में हेल्प मिलनी है, एसए में हेल्प मिलनी है। तो अल्टीमेटली एक ऑप्शनल में टाइम देने का मतलब है इतने जगह पर मार्क्स को बूस्ट करना, राइट? तो दैट इज व्हाई दे गेव द टाइम, दे गेव टाइम टू नर्चर द स्किल्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, जो मैं एडॉन्स की बात कर रहा हूं। तो इसी वजह से जिस स्टेज पर आप हैं, उस स्टेज में टाइम इज योर बेस्ट लेवरेज। ले लीजिए उस लेवरेज को, छोड़िए मत। इस गेम में पॉइंट इकट्ठे करने हैं, तो जितना पहले जो लेवरेज ले सकते हो ले। कितने सारे लोग इस वजह से आगे निकल रहे हैं। कोई डाउट अभी? यस आयुष राज, तो एक्चुअली पीएसआर का मैक्सिमम ओवरलैप जीएस के साथ है, क्योंकि 2014 के बाद से ना, जब ये सिलेबस चेंज हुआ था, तो पीएसआर को एडवांटेज मिल गई है जीएस पेपर 2 वाली, इसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, गवर्नेंस। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अ, कोई एक ऑप्शनल ही है, हर एक ऑप्शनल से बच्चे सेलेक्ट हो ही रहे हैं हर साल, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस, आपके इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में, आईआर में, पॉलिटी में, तो हाँ, डेफिनेट एडवांटेज आपको जीएस पेपर 2 में मिलेगा। और इस बार तो प्रीलिम्स के भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे पॉलिटी के, जहां पर वो ट्रैप हैं, थोड़ा एनालिटिकल एस्पेक्ट जज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें पीएसआर वाले स्टूडेंट को एज मिल रही है। तो इस वे में यू कैन टेक डिसीजन।